हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीएमएफआईए से एनवायरनमेंट, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है जो अभी इस साल का टाइम दे रहे हैं, और बाकी अगर किसी का टाइम 2026, 27, 28 जब भी है तो उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। और जिसको रिवाइज़ करना है अभी और बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप वो यहाँ से पढ़ सकते हैं मेरे साथ। और मैं लाइन बाइज लाइन बुक से ही करा रहा हूँ, और इसका सारा क्रेडिट बुक का जाता है पीएमएफआईएएस को। मैं उसी का ही कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ, मैं सीधा बुक पर ही पढ़ूँ। और आई होप कि अगर पीएमएफआईएएस इस पर कॉपीराइट ना मारे तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये। ठीक, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं अगर मार भी देते हैं कॉपीराइट तो, बट हाँ, मेरा इंटेंशन सिर्फ एक हेल्प करना था इसके पीछे, क्योंकि काफ़ी लोग पढ़ नहीं पाते हैं, जल्दी से रिवाइज़ करना चाहते हैं या इन डिटेल चीज़ों को जानना चाहते हैं। ठीक, और बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप या तो बुक मंगवा लीजिएगा पीएमएफआईएएस की, तो आप लाइन बाई लाइन मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है एनवायरनमेंट, हैबिटेट एंड इकोसिस्टम। तो जो एनवायरनमेंट होता है बेसिकली वो एक नेचुरल कंपोनेंट होता है जिसके अंदर में आपको बायोटिक और एबायोटिक, यानी कि बायोटिक इन द सेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और एबायोटिक यानी कि जो भी एक तरीके से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक तरीके से वो एक फिजिकल फॉर्म में है। ठीक, मतलब जस्ट लाइक कि जैसे हम सांस ले रहे हैं वो इस तरीके से वो चीज़ें नहीं करते हैं। बाकी जितने भी अदर एनिमल्स है वो सांस लेते हैं। तो जितने भी बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं और जहाँ पे वो एक साथ रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं। और ये जो एक इंटरेक्शन है यही बनाता है हमारा हैबिटेट, इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म का, या इकोलॉजिकल कम्युनिटी। इकोलॉजिकल कम्युनिटी हम उसको बोल देते हैं जहाँ पे जितने भी स्पीसीज़ हैं वो एक साथ पाए जाते हैं। अभी इन डिटेल में भी हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि आते हैं इसमें डेड एंड डिकेइंग मैटर्स या बोन्स या फॉसिल्स जितने भी हैं। और अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर में जैसे कि क्लाइमेट, वेदर, ह्यूमस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आती हैं। बायोटिक जो है वो सेम नहीं है ऑर्गेनिक की तरह, इज़ नॉट एज ऑर्गेनिक, इज़ नॉट द सेम एज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर में क्या आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक, इनके अंदर में एटलीस्ट एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ये ऑब्टेन्ड होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल्स या प्लांट से। और इनका जो कंपाउंड ऑब्टेन होता है वो मिनरल से, जिसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, जिसके अंदर में टिपिकली उनके अंदर में कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं देखने को मिलता है। ठीक, अगर हम बायोलॉजिकल सेंस में देखें तो जो एनवायरनमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एक फिजिकल, यानी कि जस्ट लाइक जैसे न्यूट्रिएंट, वाटर, एयर एंड क्लाइमेट, या बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक, अपनी केमिकल इंट्रैक्शन के साथ। ओके, तो इसको आप समझ सकते हैं। बाकी अगर इसके अलावा अगर देखा जाए तो जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म हैं वो डिपेंड करते हैं एनवायरनमेंट पे, वो अपना एक नेचुरल लाइफ प्रोसेस को जीने के लिए या अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को मीटअप करने के लिए, जैसे कि फूड, एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन, या शेल्टर, यानी कि रहने के लिए जगह। नाउ व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट एक होता है, एक फिजिकल एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर में ऑर्गेनिज्म रहता है। ये एक तरीके से ऐसे समझ लो ये एक एड्रेस है ऑर्गेनिज्म का। ठीक, और जो काफ़ी सारे हैबिटेट्स एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम एनवायरनमेंट बोल देते हैं। यानी कि एक हैबिटेट जो है कि एक आपको एक एड्रेस बता रहा है कि यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म मिलता है, और जब कई सारे हैबिटेट्स एक साथ आते हैं तो वो एनवायरनमेंट बना देते हैं। ठीक, एक जो सिंगल हैबिटेट होता है वो कॉमन भी हो सकता है काफ़ी सारे मल्टीपल ऑर्गेनिज्म का। ठीक, जस्ट लाइक जैसे एक सिंगल एक्वाटिक हैबिटेट है तो इसके अंदर में आपको क्या मिलेगा, जितने भी पानी में रहने वाले जानवर, मतलब एनिमल्स हैं, फिश है, फ्रॉग है, क्रैब, फाइटोप्लैंक्टन एंड मैनी अदर। तो यानी कि ये इनका एक सिंगल हैबिटेट है, यानी कि हम बोलेंगे कि ये एक्वाटिक हैबिटेट है। एक्वाटिक के अंदर में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब ये थोड़ी बोलेंगे कि चीता मिलेगा एक्वाटिक हैबिटेट में। ठीक, तो काफ़ी सारों का एक सेम एड्रेस भी हो सकता है, जैसे कि जिस घर में आप रहते हैं आपके साथ आपके मदर, फादर, सिस्टर, भाई, बहन सब रहते होंगे। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो काफ़ी सारी स्पीसीज़ का वो शेयर करती हैं हैबिटेट, थस हैव द सेम एड्रेस, यानी कि ऑब्वियसली बात है एक ही एड्रेस होगा ना। काफ़ी सारी अब मान लीजिए कि आपकी सिस्टर आपके साथ रह रही है तो उसका एड्रेस भी वही है ना, आपकी मदर आपके साथ रह रही है तो उनका भी एड्रेस वही है जो आपका है। आप रह रहे हैं या आपके फादर रह रहे हैं, सबका एड्रेस सेम है। तो काफ़ी सारी स्पीसीज़ का सेम, मतलब वो जो काफ़ी सारी स्पीसीज़ है वो एक शेयर हैबिटेट, मतलब एक शेयरिंग में हैबिटेट में रहते हैं एक तरीके से, यानी कि, और उसी वजह से उनका एक सेम एड्रेस होता है। जैसे लाइक जैसे फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट में काफ़ी सारे जानवर रहते हैं, लेक में रहते हैं, एक्वाटिक में रहते हैं।
ओके, नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट वर्सेस एनवायरनमेंट? हैबिटेट जो है ऑलवेज हैबिटेट ऑलवेज हैज़ लाइफ इन इट, यानी कि हैबिटेट के अंदर में आपको लाइफ देखने को मिलेगी, लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर में ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइफ देखने को मिले। जितने भी हैबिटेट हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर में तो अबायोटिक और बायोटिक दोनों आ जाते हैं, ठीक, बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों आ जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि एनवायरनमेंट के अंदर में आपको लाइफ ही देखने को मिले। तो इस वजह से जितने भी हैबिटेट्स हैं वो एनवायरनमेंट हैं, लेकिन जितने भी एनवायरनमेंट्स हैं वो हैबिटेट नहीं हैं। हैबिटेट एक मतलब हमेशा से एक प्रेफरेंस होता है एक स्पीसीज़ का। एक जो एनवायरनमेंट है कुड बी प्रेफरेंस ऑफ मैनी स्पीसीज़, यानी कि एक एनवायरनमेंट जो है एक प्रेफरेंस हो सकता है काफ़ी सारे स्पीसीज़ का, ठीक। और जो एनवायरनमेंट है वो गवर्न करता है प्रॉपर्टीज़ हैबिटेट की, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता है कि हैबिटेट जो है वो गवर्न करता है प्रॉपर्टीज़ एनवायरनमेंट की, क्योंकि एनवायरनमेंट एक लार्जर टर्म है अगर आप हैबिटेट के कंपैरिजन में देखेंगे तो। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू अनदर टर्म दैट इज इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम को आप विजुलाइज कर सकते हैं एज अ फंक्शनल यूनिट है ये एक नेचर की, जहाँ पे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं एंड जो डिकम्पोजर्स हैं वो इंटरेक्ट होते हैं एक साथ अपने सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट से। तो यानी कि एक इकोसिस्टम जो है वो मतलब किसी भी साइज़ का हो सकता है, बट यूजुअली ये इसके अंदर में आपको स्पेसिफिक एंड लिमिटेड स्पीसीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में, ठीक। इकोसिस्टम के अंदर आपको बायोटिक एंड एम्बायोटिक कंपोनेंट एक साथ लिंक देखने को मिल जाते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल्स के थ्रू, एनर्जी फ्लोस के थ्रू। और जितनी भी एवरीथिंग स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम वो डिपेंड करती है अदर स्पीसीज पे, एंड एलिमेंट्स डेट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल कम्युनिटी। इफ़ अगर एक पार्ट जो इकोसिस्टम को डैमेज या डिसअपियर हो जाता है तो वो इम्पैक्ट करता है हर एक चीज़ को। जैसे आप ये देखिए, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम है, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हैबिटेट ऑफ। देखो, इस इकोसिस्टम के अंदर आपको तमाम सारे क्या देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग स्पेसीज मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर में एक ही देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सिर्फ फॉरेस्ट ही देखने को मिलेगा, उसके अलावा तमाम आपको जानवर देखने को मिलेंगे। डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट में रहने वाले लोग देखने को मिलेंगे, ठीक। और हैबिटेट क्या होगा कि इनके अंदर का एक एड्रेस कि अच्छा यहाँ पे इस डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर पे इस जगह पे केमिकल वो कैमल रहते हैं, ठीक। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे कैक्टस मिलते हैं, ठीक। तो वो एक एड्रेस टाइप से हो जाएगा कि अच्छा इस शहर के अंदर में ये इस गली में रहते हैं, तो सेम वैसे ही इस इकोसिस्टम के अंदर में ये इस जगह पे हैं, ठीक। ये इनका हैबिटेट है। तो क्लासिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो इकोसिस्टम का आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मतलब एक्वाटिक इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जैसे टेरेस्ट्रियल यानी कि जो मतलब लैंड पे रहते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी कि जो कि समुद्र में रहने वाले हैं, पानी में रहने वाले हैं, ठीक। और जैसे कि अगर आप देखें तो जो क्रॉप फील्ड है, एक्वेरियम है, वो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है, वो तो हम लोगों ने बनाया ना। और बाकी ये जो ये नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है। ओके, चलिए नेक्स्ट, इकोसिस्टम वर्सेस एनवायरनमेंट वर्सेस इकोलॉजी। तो इकोसिस्टम के अंदर लाइफ होती है एंड ये फंक्शनल यूनिट है नेचर की और एनवायरनमेंट की। और हैबिटेट जो है वो एक पार्ट है इकोसिस्टम का, जैसे कि इस शहर में ये इस गली में रहते हैं, तो सेम वैसे ही ये इकोसिस्टम जो एक फंक्शनल यूनिट है नेचर की और एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट के अंदर सब आ गया, एनवायरनमेंट के अंदर फिर आया इकोसिस्टम, फिर उसके अंदर में क्या आ गया, आपका हैबिटेट आ गया। तो एनवायरनमेंट के अंदर लाइफ हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन इकोसिस्टम के अंदर लाइफ होती है। और एनवायरनमेंट के अंदर लाइफ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो इसलिए इसको ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है। जितने भी इकोसिस्टम है वो एनवायरनमेंट है, बट सारे एनवायरनमेंट इकोसिस्टम नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट तो एक बड़ी टर्म हो गई जो कि इन सारों को अपने अंदर समेटे हुई है। एनवायरनमेंट के अंदर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर में आपको हैबिटेट मिल जाता है। इकोलॉजी जो है वो एक स्टडी है इन लोगों के इंट्रैक्शन का, जो ये ऑर्गेनिज्म है इनका जो इंट्रैक्शन होता है एक इकोसिस्टम में, तो उनकी स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। अगर आप क्लासिफिकेशन देखें इकोसिस्टम का, तो नेचुरल इकोसिस्टम मैंने अभी बताया, ये आपको टेरेस्ट्रियल या एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है। मैनमेड जैसे हो गया एक्वारिया, गार्डन, डैम, क्रॉपलैंड, मेज, राइस, ये सारे। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम अलग हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक। एक्वाटिक इकोसिस्टम है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैराइन इकोसिस्टम, ब्रैकिस वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर भी रनिंग वाटर इकोसिस्टम, स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम। और ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम के अंदर में मैनग्रोव इकोसिस्टम या वेटलैंड एस्चुरीन इकोसिस्टम हो गया, ठीक।
कंपोनेंट्स क्या हैं इकोसिस्टम के? कंपोनेंट्स वही ऑब्वियसली बात है, अबायोटिक कंपोनेंट भी होंगे, बायोटिक कंपोनेंट भी होंगे। अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर में फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बायोटिक के अंदर प्रोड्यूसर्स जो कि ग्रीन प्लांट होते हैं, कंज्यूमर्स एनिमल, डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हो गए जो कि डिकम्पोज करते हैं। और फिजिकल फैक्टर्स में भी अगर आप देख लो तो ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट आएगा। इनऑर्गेनिक में वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑर्गेनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। ठीक। और ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए, अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर में अगर आप देखते हैं तो ये जितने भी अबायोटिक फैक्टर्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं सर्वाइवल एक ऑर्गेनिज्म का, बट जो सिंगल फैक्टर है वो लिमिट करता है रेंज एक ऑर्गेनिज्म की। और ये जो सिंगल फैक्टर है इसी को लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं होती हैं एकदम से एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में, भले से ही वहाँ पे कितनी भी रेन क्यों ना हो जाए, ये कितना भी लग्जरेंट वेजिटेशन क्यों ना हो जाए। ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो सरफेस सोइल है वो हैवीली लीज्ड हो जाती है। क्यों? बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मिट्टी जो है वो नीचे आएगी, जो उसके अंदर में न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट वाली मिट्टी नीचे आती गई रनिंग वाटर की वजह से। क्यों? बारिश पड़ रही है, पानी नीचे आ रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी इसके साथ नीचे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कैसे वो एक फर्टाइल हो जाएगा वहाँ पे। ठीक। तो इसलिए तो मतलब जो इन्फीरियर सरफेस सोइल है वो एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, जो कि लिमिट कर देता है किसको? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स की ग्रोथ को। ओके, तो इसको आप ध्यान रख लेना। इसके अलावा जो जर्मिनेटिंग सेपल्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं लाइट की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं। आपने नहीं देखा, बहुत बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे और वहाँ पे लाइट भी नहीं जाती है, तो उनकी ग्रोथ जो होती है कुछ पेड़ों की वो रुक जाती है। ठीक। तो इसलिए ये लिमिटिंग फैक्टर का काम करते हैं कई बार कुछ चीज़ें। तो जैसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया यूपीएससी 2015 में, ये क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोसिस्टम? अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, या पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, या कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, या फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ ज्योग्राफिकल एरिया। तो जल्दी से आप इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आंसर बताइए। ये चलो ठीक है, आंसर सी इसका है। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, इसका आंसर सी दे रखा है। ठीक। कि एक कम्युनिटी ऑर्गेनिज्म जो कि एक साथ रहते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक। तो बाकी और देख लेते हैं, ये डेफिनेशन दे दी कि जो कम्युनिटी ऑर्गेनिज्म की जो इंटरेक्ट होती है एक दूसरे से उसको इकोलॉजिकल कम्युनिटी कहते हैं। अर्थ इनहेबिटेड करी जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जहाँ पे एक साथ आते हैं एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पे वो रहते हैं तो उसको इकोसिस्टम, जहाँ फ्लोरा एंड फौना ज्योग्राफिकल एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट यानी कि हर एक चीज़ एक स्मॉल रीजन की, और स्मॉल रीजन बायोस्फीयर यानी कि पार्ट अर्थ का जो कि सपोर्ट करता है लाइफ को। हैबिटेट एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इकोसिस्टम जिसके अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर और उनका जो रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है एक छोटे से एनवायरनमेंट में। ये एक फंक्शनल यूनिट है एनवायरनमेंट की। इकोलॉजी जो कि स्टडी है इंट्रैक्शन की इकोसिस्टम के अंदर में। 2012 का भी क्वेश्चन है। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन भी कर लेंगे तो क्या ही दिक्कत है। 2012 का क्वेश्चन क्या है? ये बोलता है कि इफ़ अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को रिमूव कर दिया जाए, इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली, वो रीजनरेट नहीं होगा क्विकली एज कम्पेयर टू अ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? जस्ट अभी देखा ना हमने कि भाई क्या होता है, जो मिट्टी है उसके साथ साथ नीचे आ जाते हैं, वो डेफिशिएंट हो जाते हैं न्यूट्रिएंट में। तो इसका पहले ही ऑप्शन हो जाएगा सीधा सीधा, बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है कि जो सोइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट। इसका ए आंसर ही है। तो ये तो आप देख सकते हैं। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन देख लो कि जो रेन फॉरेस्ट है वो डेफिशिएंट हो जाता है। ओके। और लीचिंग हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की। लीचिंग यानी कि वो सारे नीचे आ जाते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो अवे हो जाते हैं, और जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। ओके। जो टॉप सोइल होती है, बट द लेयर बिलो द टॉप सोइल इज़ वेरी फर्टाइल, यानी कि जो टॉप सोइल होती है वो तो इनफर्टाइल होगी, लेकिन उसके नीचे की जो लेयर होती है वो फर्टाइल होती है। ठीक। और प्रोपेगल्स ऑफ द ट्री इन रेन फॉरेस्ट हैव पुअर वाइबिलिटी। ओके। ये ट्रू प्रोपेगल डिटैचेबल स्ट्रक्चर दैट कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, a bud, sucker, spore, sexual reproduction in plant. However, seed-bearing plant spermatophytes are more significant than propagules in rainforest. ओके मतलब सीड बियरिंग प्लांट जो होते हैं वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं प्रोपेग्यूल से रेन फॉरेस्ट के अंदर में। और यहाँ पे एक तो वही है कि कॉम्पीट करना पड़ जाता है सनलाइट के लिए,
और जो रेन फॉरेस्ट की टॉप सॉइल होती है वो हैवली लीस्ट हो जाती है, और जिस वजह से फर्टाइल नहीं होती है। एक्जोटिक स्पेसीज जो कि नॉन नेटिव होती है वो इन्वेड कर जाती हैं इस फर्टाइल रेन फॉरेस्ट सॉइल को। ये तो स्टेटमेंट ही गलत था वैसे, ठीक, आंसर तो सिर्फ एक ही सही था। चलिए, मेजर बायोटिक लिमिटिंग फैक्टर, और क्या क्या लिमिटिंग फैक्टर है जो कि लिमिट कर देते हैं ग्रोथ को। देखो, ये सॉइल वाला तो हो गया, लाइट वाला भी हो गया, क्योंकि लाइट नहीं पहुंच पाती अच्छे से, रेनफॉल जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शन वगैरह होने लगती है। टेम्परेचर वही है कि टॉलरेट नहीं कर पाते हैं काफ़ी, मतलब जो प्लांट हैं या एनिमल्स वगैरह हैं, ठीक। और जो कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि टॉलरेट कर देते हैं मतलब टेम्परेचर्स को, उसको यूरीथर्मल बोल देते हैं। बाइल जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, मतलब उसको स्टेनोथर्मल बोल देते हैं। एटमॉस्फेयर वही है कि 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन वगैरह है, और इसकी वजह से भी कई बार दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक। और ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आप देखें, बायोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये इसेंशियल होते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए लिविंग वर्ल्ड में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर, नाइट्रेट, फॉस्फेट, आयंस जो है वेरियस मेटल्स के, वो इसेंशियल होता है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। एल्टीट्यूड की वजह से चेंज हो जाता है टेम्परेचर में, वो भी एक कई बार फैक्टर बन जाता है, ठीक, लिमिट करने के लिए ग्रोथ के। वर्टिकल एंड लैटिट्यूडनल जोनेशन ऑफ वेजिटेशन, ये बता रखा है कि भाई सब कैसे कैसे क्या है। जैसे आप पढ़ेंगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिक टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर नीड लीफ फॉरेस्ट, टुंड्रा, आइस एंड स्नो, ये अभी पढ़ेंगे इन डिटेल में। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन है। ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, डेजर्ट, डेजर्ट स्क्रब, चैपरल, टेम्परेट ग्रासलैंड, डेसिडियस फॉरेस्ट, मिक्स्ड फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट, टुंड्रा, आइस कैप, ये भी अभी पढ़ेंगे। कुछ अदर लिमिटिंग फैक्टर्स जैसे कि आप देखेंगे बफरिंग कैपेसिटी अर्थ की, ये जो न्यूट्रल पीएच होती है 7 की, वो मेंटेन होती है सोइल की, बट कई बार ये जो है मतलब जस्ट लाइक जैसे कई बार बढ़ जाती है, कई बार कम हो जाती है, तो उससे भी इफेक्ट हो जाती हैं चीज़ें। सैलिनिटी अगर आप देखें तो जो कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि टॉलरेट कर देते हैं वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज़, उसको यूरी हेलाइन बोलते थे, लेकिन जो कि अदर जो ऑर्गेनिज्म है वो इस चीज़ को नहीं झेल पाते हैं, उसको स्टेनोहेलाइन बोल दिया जाता है, ओके। इफेक्ट अबायोटिक कंपोनेंट्स का टेरेस्ट्रियल ऑटोट्रोप्स पे, जस्ट लाइक जैसे लाइट का होता है। एक्सट्रीमली हाई इंटेंसिटी जो है कि वो रूट ग्रोथ में फेवर करती है शूट ग्रोथ से ज़्यादा, और इसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है ट्रांसपायरेशन, ओके। और शॉर्ट स्टेम हो जाती है, स्मॉलर एंड थिकर लीव्स हो जाती हैं। दूसरी तरफ जो लो इंटेंसिटी लाइट की वो रिटार्ड कर देती हैं, ग्रोथ नहीं होने देती हैं, ठीक। और फ्लावरिंग वगैरह की और फ्रूटिंग वगैरह की इतनी अच्छे से ग्रोथ नहीं होती है, ठीक। नेक्स्ट, कि जिस टाइम पे जो लाइट इंटेंसिटी है वो लेस देन हो जाती है मिनिमम से, तो जो प्लांट है वो ग्रो नहीं हो पाता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ CO2, ठीक। CO2 के एक्यूमुलेशन के कारण वो ग्रोथ नहीं हो पाता है। और जो विजिबिलिटी है स्पेक्ट्रम की, इफ़ अगर ओनली रेड एंड ब्लू रहेगी, वो इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस में। और जो प्लांट ग्रो होता है ब्लू लाइट में वो स्मॉल होते हैं, रेड लाइट में वो एलोंगेशन देखने को मिल जाता है सेल्स का, एटियोलेटेड प्लांट्स बोल देते हैं। और जो प्लांट ग्रो होते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट में वो ड्वार्फ होते हैं। तो ध्यान रख लेना, कई बार आपको कंडीशन दे दी कि बताओ प्लांट जो ग्रो होते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट में वो ड्वार्फ होते हैं, ठीक है, या जो ब्लू लाइट में होते हैं वो स्मॉल होते हैं। तो आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट, फ्रोस्ट जो है उसकी वजह से क्या हो जाता है कि फ्रीजिंग हो जाती है सॉइल मॉइस्चर की, और जो प्लांट इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा किल्ड हो जाते हैं, क्योंकि इंक्रीज हो जाता है ट्रांसपायरेशन व्हेन देयर रूट्स कैन नॉट सप्लाई मॉइस्चर। ऑब्वियसली बात है, मतलब अब रूट्स की वजह से फिर उसमें मॉइस्चर तो आ नहीं रहा, क्योंकि फ्रीज हो गया है पूरी तरीके से। और जो वाटर है इंटरसेल्युलर स्पेसिस में प्लांट के, वो भी फ्रीज हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो कंसेंट्रेशन है सॉल्ट की, डिहाइड्रेशन हो जाता है, सेल्स में कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है सॉल्ट की। और इसकी वजह से एक और चीज़ क्या हो जाती है कि कैंकर फॉर्मेशन भी हो जाता है, जो कि अलग अलग प्लांट डिसीजेस कर देता है। सिमिलर सिम्टम्स हो जाते हैं, अलग अलग में अलग अलग होता है, जैसे कि ये अलग अलग तरीके से होती है फंगी, बैक्टीरिया एंड वायरसेस के कारण, ठीक। नेक्स्ट आता है स्नो, यानी कि जो स्नो है वो शॉर्ट कर देता है वेजिटेटिव ग्रोथ, ठीक है, शॉर्टन्स द पीरियड ऑफ अ वेजिटेटिव ग्रोथ। और ये एक्ट करता है एज अ ब्लैंकेट, और ये प्रिवेंट करता है फर्दर ड्रॉप
टेम्परेचर में प्रोटेक्ट करता है सेडलिंग्स को एक्सटेंसिव कोल्ड से एंड फ्रोस्ट से। और जो एक्यूमुलेशन है स्नो का, जो ट्री पार्ट्स पे हो जाता है वो ब्रेक कर देता है ब्रांचेस को एंड इवन अपरूट द ट्री। कई बार ऐसा नहीं होता उस पर बर्फ़ गिर रही है और वो प्लांट ही पूरा टूट जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, जो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाता है कि डेथ हो जाती है प्लांट्स की। ठीक, और ड्यू टू कोएगुलेशन जो हो जाता है प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स का, और जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं हाई टेम्परेचर में, बिकॉज उनका प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन होता है जो कि कोएगुलेट नहीं करता है नॉर्मली हाई टेम्परेचर पे। ठीक, डिपेंड करता है, कुछ जीवित रह जाते हैं और कुछ नहीं रह पाते हैं। हाई टेम्परेचर डिस्टर्ब कर देता है बैलेंस किसके बीच में, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के, और इसकी वजह से क्या हो जाता है डेसिकेशन हो जाता है प्लांट से, उसका डिप्लीशन हो जाता है मॉइस्चर का। नाइट्रोजन यानी कि प्लांट जो है वो कम्पीट करते हैं माइक्रोब्स के साथ फॉर द लिमिटेड नाइट्रोजन जो कि अवेलेबल होती है सोइल के अंदर। मतलब वो ये नाइट्रोजन ज़रूरी होती है भाई, तो सबको चाहिए, तो वही है, कंपटीशन चलता रहता है उनके बीच में, कौन कौन ज़्यादा नाइट्रोजन लेगा। और नाइट्रोजन जो है इसी वजह से लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में भी। ठीक, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो है भी नहीं है प्रेजेंट। डाईबैक का मतलब क्या होता है कि जो एक प्रोग्रेसिव डाइंग यूजुअली बैकवर्ड्स फ्रॉम द टिप ऑफ एनी पोर्शन ऑफ द प्लांट, दिस इज़ वन ऑफ द अडेप्टिव मैकेनिज्म टू अवॉइड एडवर्स कंडीशन। यानी कि डाईबैक का मतलब क्या होता है, जो प्रोग्रेसिव डाइंग होती है यूजुअली फ्रॉम द टिप, किसी भी एक पोर्शन से प्लांट की, और इसी को अडेप्टिव मैकेनिज्म कहते हैं। और ये जो अवॉइड करता है एडवर्स कंडीशन जैसे कि ड्रोट वगैरह की। इस मैकेनिज्म में जो रूट जो है वो जीवित रहता है काफ़ी सालों तक, लेकिन जो शूट है वो मर जाती है, जैसे शाल, रेड सेंटर्स या सिल्क कॉटन वगैरह के जो पेड़ होते हैं। ठीक, यानी कि शूट मर जाती है लेकिन जो जड़ें हैं वो जीवित रह जाती हैं। ओके, बायोटिक कंपोनेंट्स में अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑटोट्रोप्स होते हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर सेल्फ नरिशिंग जो होते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स या कुछ बैक्टीरिया या कुछ साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो माइक्रोस्कोपिक एल्गे प्लैंक्टन्स होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक, फिर कंज्यूमर्स होते हैं जिनको हेटरोट्रोप्स बोलते हैं। यानी कि कंज्यूमर्स जो हैं ये इनकेपेबल होते हैं, अपना खुद का फूड बनाने में डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिक फूड पे, जो कि ड्राइव होता है कहाँ से, प्लांट्स वगैरह से, एनिमल से, ये दोनों से ही। कंज्यूमर्स डिवाइड होते हैं दो ब्रॉड ग्रुप्स में, माइक्रो एंड मैक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स जैसे कि हर्बीवोरस जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जो कि प्लांट्स खाते हैं जैसे सीप, रैबिट। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, ये खाते हैं जैसे कि वोल्व्स, डॉग्स, स्नेक्स वगैरह। ओके, नेक्स्ट आते हैं कार्निवोरस जो कि डिपेंड होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों पे। इनको टर्शियरी कंज्यूमर कहा जाता है, जैसे कि लायंस जो कि वॉल्व्स को खाते हैं एंड स्नेक्स वगैरह। ओमनीवोरस जो कि ऑर्गेनिज्म जो कि कंज्यूम करते हैं बोथ प्लांट एंड एनिमल्स को, मैन, बियर, पिग। माइक्रो कंज्यूमर्स में अगर आप देखें तो फैगोट्रोप्स, ये टिनी ऑर्गेनिज्म है जो कि फीड करते हैं इंजेस्टिंग ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिज्म से। और ऑस्मोट्रोप्स ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स बाय अपटेक ऑफ द डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मतलब ये डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक जो मैटर होता है उसको लेते हैं फ्रॉम एम्बिएंट मीडियम ऑस्मोसिस के थ्रू। यानी कि वो जो मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। सेप्रोट्रोप्स ये डिकम्पोजर, ये बैक्टीरिया होते हैं एंड फंगी होते हैं जैसे कि मशरूम जो कि ऑब्टेन करते हैं एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। इनको डेट्रिटस कहते हैं। अर्थवॉर्म्स ये सर्टेन सॉइल ऑर्गेनिज्म जैसे कि नेमाटोडोट्स या आर्थ्रोपोड्स, ये डेट्रिटस फीडर्स हैं एंड हेल्प करते हैं डिकम्पोज करने में ऑर्गेनिक मैटर के, एंड इसी वजह से इनको डेट्रीवोरस भी कहते हैं। यहाँ चैप्टर स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टर्म है इकोलॉजी वो ड्राइव हुई है ग्रीक वर्ड ओइकोस से, जिसका मतलब है होम्स एंड लोगोस मीनिंग स्टडी। और इकोलॉजी जो है वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि कंसर्न है जिसमें कि हम पढ़ते हैं रिलेशन एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे के साथ, या एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइकिलिंग के बारे में, और फिजिकल सराउंडिंग्स के बारे में जिसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी में क्या होता है अगर आप देखेंगे तो हम इसमें
क्या पढ़ते हैं इंडिविजुअल्स के बारे में, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम, बायोम्स, बायोस्फीयर, जो कि अलग अलग लेवल हैं इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये। सबसे नीचे क्या होता है, सबसे पहले एटम, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर प्रोटोप्लाज्म, फिर सेल्स आते हैं, सेल्स के बाद फिर टिश्यू, फिर टिश्यू से ऑर्गेन बनते हैं, ऑर्गेन से ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ऑर्गेनिज्म से फिर वह पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम, बायोम से बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर से अर्थ, अर्थ से सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से गैलेक्सी, और फिर यूनिवर्स। ये ध्यान रहना चाहिए क्योंकि कई बार वो एक सीरीज में लगाने के लिए बोल देता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इंडिविजुअल एंड स्पीसीज़ की बात करी जाए तो जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो इंडिविजुअल जहाँ पे रहता है, जो कि एक्ट करता है और फंक्शन इंडिपेंडेंटली, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो कि इंडिविजुअल लिविंग बीइंग है और वो अपना जो सारा फंक्शन है वो इंडिपेंडेंटली करता है। ठीक, और स्पीसीज जो है वो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर में कंसिस्ट होते हैं सिमिलर इंडिविजुअल्स, यानी कि उसकी तरह वाले, और वो कैपेबल होते हैं एक्सचेंज करने में जीन्स को, जिनको हम इंटरब्रीडिंग भी बोलते हैं। और ये जो है ये कंसिडर करे जाते हैं एक बेसिक यूनिट टेक्सोनोमी की, और इनको डिनोट करा जाता है लैटिन बायोनोमियल होमोसैपियंस के नाम से। ठीक, यानी कि आप ऐसे समझ लो कि जो एक इंडिविजुअल है जो खुद का एक फंक्शन इंडिपेंडेंटली कर रहा है, जैसे हम हैं या आप हैं, ठीक, तो आप अपना फंक्शन इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, लेकिन जिस टाइम पे एक समूह हो जाए स्पेसीज़ का और हम एक दूसरे से एक्सचेंज भी कर सकते हैं जीन्स वगैरह इंटरब्रीड करके, ठीक, और सिमिलर इंडिविजुअल्स और कैपेबल करते हैं सारे, मतलब वो कैपेबल हैं कि एक सिमिलर फंक्शन करने में भी। ठीक, और फिर जब काफ़ी सारे लोग एक साथ हो जाते हैं, यानी कि जो पॉपुलेशन वो क्या हो जाता है, पॉपुलेशन एक कम्युनिटी हो जाती है इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म की, यानी कि सेम स्पीसीज़ का इंटरब्रीड होने के बाद काफ़ी ज़्यादा उत्पत्ति हो जाना उसी सेम स्पीसीज़ की एक एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर में। मतलब जैसे आप ह्यूमन देख लो, ह्यूमन पहले एक दो हुआ करते थे, फिर चार हुए, फिर इस तरीके से बढ़ते गए 8 10 और आज करोड़ों हो गए हैं। ठीक, इंटरब्रीडिंग के कारण सेम स्पीसीज़ में। और पॉपुलेशन ग्रोथ जो वो पॉजिटिव भी हो सकता है क्योंकि बर्थ की वजह से या इमिग्रेशन की वजह से, नेगेटिव भी हो सकता है डेथ की वजह से या एमिग्रेशन की वजह से। ठीक, आइडेंटिफाइंग पॉपुलेशन यूजिंग पग मार्क्स, पग मार्क्स का यूज़ करके हम पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे कि जो मोबाइल एनिमल्स हैं जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं, टाइगर, लेपर्ड, लायंस, टियर, तो इनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो डिटरमाइन करी जाती है काउंट करके पग मार्क्स या फुटप्रिंट्स जिनको बोलते हैं, जो कि एनिमल्स एक डिफाइंड एरिया में आपको देखने को मिलेंगे उनके पैर के निशान। तो जो स्टडी है पग मार्क्स की वो प्रोवाइड करती है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्रेजेंस बताती है इनके डिफरेंट स्पीसीज़ के किसी एक एरिया में, आइडेंटिफिकेशन देखने को मिलता है इंडिविजुअल एनिमल्स का, पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है लार्ज कैट्स की, पता चल जाता है, ये सेक्स रेशियो एंड एज का पता चल जाता है लार्ज कैट्स के। ठीक, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वही कि मॉलिक्यूल, सेल्स, टिश्यू, इंडिविजुअल हो जाते हैं। फिर आप खुद देखो, ये इंडिविजुअल बना, इंडिविजुअल से ही इसकी पॉपुलेशन बन गई इंटरब्रीडिंग के कारण, फिर कम्युनिटी बनी, कम्युनिटी में और भी लोग आए, ठीक, फिर इकोसिस्टम बना, और फिर इकोसिस्टम से पूरा एक बायोस्फीयर बन गया, है क्या नहीं। कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी का नाम आता है आफ्टर डोमिनेंट डोमिनेंट प्लांट फॉर्म, मतलब जस्ट लाइक जैसे अगर आप देखें एक ग्रास लैंड कम्युनिटी है वो डोमिनेट करी जाती है ग्रास के द्वारा। ठीक, और उसके अंदर में आपको हर्ब्स वगैरह या ट्रीज़ वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो डोमिनेंट प्लांट होगा वो क्या फॉर्म करेगा, वो कम्युनिटी फॉर्म करेगा। जैसे कि मेजर कम्युनिटीज़ ये लार्ज साइज़ की होती हैं, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंड करती हैं सन की एनर्जी पे आउटसाइड से, जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। या माइनर कम्युनिटीज़ ये डिपेंडेंट होती है नेबरिंग कम्युनिटीज़ पे, एंड इनको इसी वजह से सोसाइटीज़ भी कहा जाता है। और ये सेकेंडरी एग्रीगेशन होता है विद इन अ मेजर कम्युनिटी, जैसे कि एक अ मैट ऑफ लाइकन ऑन अ काउ डंग पैड, यानी कि गाय के गोबर पे ये जो लाइकन बन जाता है। ठीक, ये माइनर कम्युनिटी है छोटी सी। ओके, ये डिपेंड है दूसरी उस पर, यानी कि ये काउ डंग पे डिपेंड करती है ना, गाय के गोबर पे। ओके, स्टेबल कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कि एक स्टेबल कम्युनिटी, इसका कोई भी वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर। ये आइदर रेजिस्टेंस होती है, रेजिलियंट होती है, ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस पे, जस्ट लाइक जो नेचुरल या ह्यूमन मेड होते हैं, या इन्वेजन कर दिया जाता है एलियन स्पीसीज, यानी कि कोई भी बाहर की स्पीसीज वहाँ पे आगे रहने लगे। ठीक, यानी कि वो उनका रेजिस्टेंस होती है, वो वहाँ से भागती नहीं है। अगर मान लीजिए कि जहाँ पर शेर रह रहे हैं वहाँ पर कोई बाहर की स्पीसीज जाके रहने लगे तो शेर भाग थोड़ी जाएगा, शेर उसी को भगा देगा, वो रेजिस्टेंट है।
ठीक, इकोसिस्टम यानी कि इकोसिस्टम के अंदर में हैबिटेट्स होते हैं अलग अलग स्पीसीज़ के और ओवरलैप हो जाता है इससे। और इकोसिस्टम में क्या होता है कि इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड जो एनवायरनमेंट है सच दैट एनर्जी एक्सचेंज एंड सिस्टम लेवल प्रोसेस सच ए साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इमर्ज। इकोसिस्टम अभी हमने देखा था, उसमें काफ़ी सारे हैबिटेट होते हैं, जैसे लाइक जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम है, ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गया, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया। तो उसके अंदर में पता चल जाता है कि कौन सा कहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं कि नहीं, कौन से नहीं है। इकोलॉजिकल निश, निश का मतलब ये होता है कि ये एक यूनिक फंक्शनल रोल होता है, ये पोजीशन होती है कि स्पीसीज़ की एक हैबिटेट और इकोसिस्टम के अंदर में। मतलब ये एक, मान लीजिए कि ये आपके शहर के अंदर गली है, उस गली के अंदर में आपका मकान नंबर, उस मकान नंबर में ही आप मिलेंगे। तो निश जो है ये हर एक स्पीसीज़ का अलग अलग होता है, यानी कि जहाँ पे वो पर्टिकुलरली है और उस निश में कोई नहीं आ सकता। आपके घर में कोई नहीं आ सकता आप लोगों के अलावा, वो अलग बात है कि सर रिलेटिव्स वगैरह आ जाते हैं ये सब, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक, ये हर एक पीपल का अलग अलग निश है, यानी कि जस्ट लाइक जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सीधा एकदम गेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ठीक, तो नेचर में काफ़ी स्पीसीज ऑक्यूपाई कर लेती हैं सेम हैबिटेट, बट उनका फंक्शन अलग अलग होता है। जैसे कि हैबिटेट निश का क्या मतलब होता है कि वो जहाँ पर रह रहे हैं, यानी कि इस हैबिटेट के बाहर वो नहीं रहेंगे, तो यानी कि वो भी एक निश है, यानी कि इस हैबिटेट के बाहर वो नहीं रह सकते हैं। फूड निश यानी कि वो यही खाना खाएंगे और इसी को ही डिकम्पोज करेंगे, ठीक, और वो इसी के साथ कॉम्पीट करेंगे। रिप्रोडक्टिव निश यानी कि हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूस, यानी कि कब कब रिप्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे ओलिव रिडली टर्टल है, वो बीच पे आते हैं, ठीक, अब वो कौन से बीच पे आते हैं कमेंट में बताइए आप। तो उनका एक रिप्रोडक्टिव निश है कि भाई वो वहाँ पे ही आएंगे। ठीक, फिजिकल एंड केमिकल निश यानी कि टेम्परेचर, लैंड शेप, लैंड स्लोप, ह्यूमिडिटी एंड अनदर रिक्वायरमेंट भी होती है इस चीज़ों की। निश जो है वो एक प्ले करता है एक एसेंशियल रोल कंजर्वेशन में ऑर्गेनिज्म के। इफ़ वी मस्ट कंजर्व स्पीसीज इन देयर नेटिव हैबिटेट, तो वी शुड नो अबाउट द निश रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पीसीज। अगर हमें किसी भी एक स्पीसीज को निश के अंदर में कंजर्व करना है तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट की भी तो पता होनी चाहिए कि इस स्पीसीज को भाई साहब ये रिक्वायरमेंट होगी अगर उसको हमें यहाँ पे रखना है तो। ओके, चलिए, इकोलॉजिकल निश, अब जैसे ये देख लो कि ये जो स्प्रूस ट्री है, ये यहाँ पे मान लीजिए कि 6 मीटर तक ये रहेगी येलो रम्ड वर्बलर, और उससे ऊपर रहेगी बे ब्रेस्टेड वर्बलर, और उससे ऊपर रहेगी केप में वर्बलर। ठीक, तो यानी कि इनका पूरा अलग अलग निश है कि ये ऊपर रहेगी, बीच में ये यहाँ पे रहेगी, कोई एक दूसरे में नहीं जाएगा। डिफरेंस क्या है निश और हैबिटेट में? जो हैबिटेट है वो एक एड्रेस की तरह है, और जो निश है उसको लाइफ स्टाइल एंड प्रोफेशन की तरह देखा गया है कि वो जो उसका प्रोफेशन है, एक्टिविटीज़ जो वो परफॉर्म करता है, यानी कि एक घर है, घर के अंदर में वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। देखो, एड्रेस जो पता चल गया वो तो हैबिटेट हो गया कि वो यहाँ रह रहे हैं इस गली में, लेकिन उस घर के अंदर में वो लोग क्या कर रहे हैं, तो वो उनकी एक लाइफ स्टाइल है। जो निश है वो यूनिक होता है स्पेसीज़ का, और काफ़ी स्पेसीज़ का हैबिटेट सेम हो सकता है, लेकिन नो टू स्पीसीज इन हैबिटेट कैन हैव द सेम निश, यानी कि दो स्पीसीज का एक हैबिटेट के अंदर में सेम निश नहीं हो सकता है, बिकॉज जो कंपटीशन हो जाता है फिर वन अनदर के साथ, जब तक दूसरी डिस्प्लेस ना हो। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी जो डिफरेंट स्पीसीज हैं इंसेक्ट की, वो पेस्ट भी होती हैं सेम प्लांट पे, बट वो कोएग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो अलग अलग पार्ट्स पे सेम प्लांट के फीड करते हैं, डेट्स वाई। 2013 में क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा टर्म डिस्क्राइब करता है नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स फंक्शन रोल इन इट्स कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये तो अभी सीधा सीधा आप बता सकते हैं क्या होता है वो, इकोटोन, इकोलॉजिकल निश, हैबिटेट या होम रेंज। तो इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि इकोलॉजिकल निश। निश के बारे में अभी पढ़ ही रहे हैं। इकोटोन एक ट्रांजिशन जोन होता है इकोसिस्टम के बीच का, मतलब मान लीजिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और ये एक्वाटिक इकोसिस्टम, जहाँ पे वो किनारे पे मिलते हैं, मतलब ऑब्वियसली बात है एक नदी का किनारा होता है और उसके बाद टेरेस्ट्रियल चालू हो जाता है, तो उसके बीच में भी तो कुछ जानवर पाए जाते हैं ना छोटे मोटे, जैसे मान लीजिए केकड़ा, क्रैब वगैरह मिल गया, फ्रॉग वगैरह मिल गया, तो वो टेरेस्ट्रियल, वो पानी में भी रह सकता है, पानी के ऊपर भी रह सकता है। तो इकोटोन यानी कि एक ट्रांजिशन जोन है, मतलब ये एक्वाटिक हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया, ठीक है। तो इकोटोन वो बताता है जैसे कि ग्रासलैंड या मैनग्रोव्स, हैबिटेट एक सराउंडिंग जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है। होम रेंज यानी कि होम रेंज एक एरिया है जहाँ पे एनिमल रहता है एंड मूव करता है डेली और पीरियडिक बेसिस पे। ओके, लिटिल बिगर देन हैबिटेट, होम, फिर ऑफिस, फिर होम।
बायोम एक लार्ज नेचुरली ऑक्योरिंग कम्युनिटी है फ्लोरा एंड फौना की, जो कि ऑक्यूपाई करती है एक मेजर हैबिटेट। एग्जांपल जैसे रेन फॉरेस्ट बायोम हो गया, टुंड्रा बायोम हो गया। बायोम्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, हैबिटेट से अलग होते हैं, बिकॉज जो कोई भी बायोम है वो कंप्राइज करता है वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं बायोम के अंदर, उनके अंदर में आपको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी सिमिलर क्लाइमेट की वजह से, और वो आपको काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि टाइगा फॉरेस्ट जो है वो बियॉन्ड द टेम्परेट रीजन भी आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर में। ठीक, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, इकोटोन, जो कि एक ट्रांजिशन जोन है, मतलब एक जंक्शन है जहाँ पे दो बायोम्स आप बोल सकते हैं, यानी कि एरिया बिटवीन टू बायोम्स या अलग अलग इकोसिस्टम एक साथ में मिलते हैं। ये जोन है जहाँ पे दो कम्युनिटीज़ एक साथ मिलती हैं। जैसे मैनग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट करता है इकोटोन मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में। और एग्जांपल हो गए जैसे ग्रासलैंड, जो कि फॉरेस्ट एंड डेजर्ट के बीच का दिखाता है। एस्चुरीन, जो कि फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर एक साथ मिलते हैं। रिवर बैंक या मार्शलैंड, जहाँ पे ड्राई एंड वेट एक साथ मिलते हैं। तो जैसे आप ये देखें तो ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक साथ मिल रहे हैं। ग्रासलैंड यानी कि ये घास पे रहने वाले जानवर, और ये जंगल में रहने वाले, तो एक साथ मिल रहे हैं। इनके बीच का जो एरिया है ये जहाँ पे एक साथ मिक्स हुए आके, तो ये क्या कहलाएगा, ये इकोटोन कहलाएगा। करेक्टरिस्टिक क्या है इकोटोन की, इकोटोन जो है वो नैरो भी हो सकता है ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट के बीच में, अगर आप देखें तो वाइड भी हो सकता है फॉरेस्ट एंड डेजर्ट के बीच में देखो तो। और इनकी जो कंडीशन है इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम, और जिसकी वजह से इसे जोन ऑफ टेंशन भी कहा जाता है। यूजुअली जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन, यूजुअली जो नंबर एंड जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है स्पीसीज़ की आउटगोइंग कम्युनिटी की, वो डिक्रीज हो जाती है जैसे ही हम मूव करेंगे दूर इस इको कम्युनिटी से या इकोसिस्टम से। एक वेल डेवलप्ड इकोटोन कंटेन करता है कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि एंटायरली डिफरेंट होते हैं उनके एडजॉइनिंग कम्युनिटीज से। इकोटोन रीजन को ट्रांजिशनल जोन भी कहा जाता है, जैसे कि मैनग्रोव्स, वेटलैंड, एस्चुरीज, ग्रासलैंड हो गया। ये ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होती है नेचुरल इकोसिस्टम से ज़्यादा, जैसे कि लाइक अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, रेवरीन इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एक्सेट्रा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाइड रेंजिंग स्पीसीज होती हैं एडजेसेंट इकोसिस्टम पे वो प्रेजेंट होती हैं इकोटोन में। इकोलाइन एक जोन है जो कि एक ग्रेजुअल बट कंटिन्यूस चेंज देखने को मिलता है एक इकोसिस्टम से दूसरे में, और जब टू अनदर व्हेन देयर इज नो शार्प बाउंड्री, मतलब ऐसा तो नहीं बताया कि बीच में लाइन खींची है यहीं पे दोनों एक साथ मिलेंगे। ठीक, ये ओकर हो जाती है जिस टाइम पे जो एनवायरमेंटल ग्रेडियंट है, यानी कि ग्रेजुअल चेंज एकदम से देखने को मिल जाता है बायोटिक फैक्टर में, जैसे एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, थर्मोक्लाइन, सैलिनिटी, ये डेप्थ वगैरह में। ठीक, ये एक जोन है ग्रेजुअल, इज़ अ जोन ऑफ ग्रेजुअल, जहाँ पे कंटिन्यूस चेंज देखने को मिल जाता है एक सिस्टम से दूसरे में। जब कोई शार्प बाउंड्री तो है नहीं, बट हाँ आपको चेंज देखने को मिल जाए जहाँ से, तो उसको इकोक्लाइन बोल देते हैं। इकोटोन जो है वो एक जोन ऑफ ट्रांजिशन है दो इकोसिस्टम के बीच का, और ये करेक्टरिस्टिक है दोनों इकोसिस्टम की। इकोक्लाइन एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, मतलब ऐसे डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, बट ये है कि ये दो इकोसिस्टम के बीच में एक बाउंड्री, मतलब यहाँ पे यहाँ मिल गए तो ये बीच की बाउंड्री हो गई, यहाँ यहाँ मिल गए तो बीच की बाउंड्री हो गई। तो ऐसा कोई एक डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, बट यस बाउंड्री को जो दर्शाता है एक इमेजनरी टाइप से आप बोल सकते हैं। ठीक, अभी इसमें हम वेरिएशन वगैरह भी देखेंगे, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर 3 बाद में देख लेंगे। एज इफेक्ट एंड एज स्पीसीज, यानी कि जो कुछ समटाइम्स जो है कि जो मोर डाइवर्स एंड इकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स है वो आपको इकोटोन में देखने को मिल जाती है, बट जो नंबर ऑफ स्पीसीज़ हैं यानी कि बायोडाइवर्सिटी एंड जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कुछ स्पीसीज़ की इकोटोन में वो मच ग्रेटर देन हो जाती है इन आइदर कम्युनिटी, यानी कि उन दोनों से ज़्यादा, कई बार आपको उसके बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज़ देखने को मिल जाती हैं, और इसी चीज़ को एज इफेक्ट कहा जाता है। एंड जो स्पीसीज़ ओकर होती हैं बहुत ज़्यादा उस एरिया में, तो उसी को एज स्पीसीज़ भी बोल दिया जाता है। ठीक, ओके। और इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो एज इफेक्ट है वो स्पेशली एप्लीकेबल है वर्ड्स पे। फॉर एग्जांपल जो डेंसिटी है वर्ड्स की वो ग्रेटर देखने को मिलती है इकोटोन में फॉरेस्ट एंड डेजर्ट के बीच में। बायोस्फीयर, ये बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर के बीच का जो एरिया है उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर के बीच का।
यानी कि जो बायोस्फीयर है वो एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट है जो कि सपोर्ट करता है लाइफ को अर्थ पे, जो कि इंक्लूड करता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये कंसिस्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ डेड ऑर्गेनिक मैटर जगह प्रोड्यूस करा जाता है इनके द्वारा। जो बायोस्फीयर है वो एब्सेंट है एक्सट्रीम्स नॉर्थ एंड साउथ पोल पे, और जो हाईएस्ट माउंटेन एंड डीपेस्ट ओशियन है वो एग्जिस्टिंग होते हैं हॉस्टाइल कंडीशन में, और वो सपोर्ट नहीं करते हैं लाइफ को। ओकेजनली जो स्पोर्ट्स हैं फंगी एंड बैक्टीरिया के वो ओकर होते हैं ग्रेट हाइट पे बियॉन्ड 8,000 मीटर, बट वो मेटाबोलिकली इनएक्टिव हैं एंड रिप्रेजेंट करते हैं ओनली डोरमेंट लाइफ को। प्रिंसिपल्स क्या हैं इकोलॉजी के? कुछ सर्टेन प्रिंसिपल जो कि गवर्न करते हैं इवोल्यूशन ऑफ इकोसिस्टम, जो कि प्रिंसिपल है डिस्कस हैं इस सेक्शन में। सबसे पहले अडप्शन। अडप्शन क्या है कि एक अपीयरेंस है, बिहेवियर, स्ट्रक्चर या मोड ऑफ लाइफ है एक ऑर्गेनिज्म का जो कि अलाउ करता है सर्वाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। अडोप्शन जो कि मॉर्फोलॉजिकल भी होता है, जहाँ पे जो ट्री है वो ग्रो करता है हायर ग्राफ एंड जो ग्राफ नेक है कोट लॉन्गर। ओके, यानी कि जहाँ पे ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब कुल मिला के अडप्शन हो गया कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब आप देखो जिराफ की जो गर्दन वो क्यों बढ़ी, क्योंकि काफ़ी ऊंचे ऊंचे प्लांट होने लगे तो उनको खाने के लिए गर्दन ऊंची करनी पड़ी। ठीक। और क्या होता है कई बार कि जो प्लांट्स हैं जिनको धूप नहीं मिलती है तो वो और ज़्यादा ग्रो होते हैं, अपने बड़े बड़े होने लगते हैं, जिससे कि उनको जो सूरज है उसकी रोशनी मिले, तो अडेप्टेशन कर लेते हैं वो अपने। मतलब आप खुद देखो ना, आप अपने शहर में रह रहे हैं, आप दूसरे शहर में रहेंगे तो आप वहाँ के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करेंगे। साइकोलॉजिकली यानी कि जहाँ पे जो एब्सेंस मिल जाती है वाटर रिसोर्सेज की, जैसे कंगारू राइट नॉर्थ अमेरिका में डेजर्ट्स में जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कई बार नहीं हो पाई या कुछ बार होगी कि नहीं हुई, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। बिहेवियरल यानी कि एनिमल जो माइग्रेटिंग टेम्परेली टू अ लेस स्ट्रेसफुल हैबिटेट। ठीक, लेस स्ट्रेसफुल हैबिटेट में चले गए रहने टेम्परेली। एग्जांपल क्या है एडाप्टेशन के मॉर्फोलॉजिकली, जैसे कि जो काफ़ी सारे डेजर्ट प्लांट हैं, जैसे कि थिक क्यूटिकल्स हैं, यानी कि वो जो आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वो अपने मतलब जैसे कैक्टस वगैरह, तो वो अपने लीफ सरफेस पे उनके स्टोमेटा तो होता है वो अरेंज होता है डीप पिट्स में, और वो मिनिमाइज कर देता है वाटर लॉस को ट्रांसपायरेशन के थ्रू। यानी कि धूप इतनी पड़ती है सारा पानी लॉस हो जाएगा तो फिर कैसे होगा, तो इसलिए वो उसको मिनिमाइज कर देता है स्टोमेटा के थ्रू कि ज़्यादा ट्रांसपायरेशन के थ्रू पानी ना हो खराब। जो कुछ डेजर्ट प्लांट है ऑप्टूनिया, उसमें कोई लीव ही नहीं होती है और वो दे आर रिड्यूस टू स्माइन, और जिसकी वजह से वो रिड्यूस कर देते हैं ट्रांसपायरेशन। जो फोटोसिंथेसिस फंक्शन है वो टेक ओवर कर लिया जाता है फ्लैटेंड स्टेम्स के द्वारा, और जो कुछ लीव्स हैं मीन लेस एरिया अवेलेबल होता है उनका ट्रांसपायरेशन के लिए। फिर मैमल्स जो कि कोल्डर क्लाइमेट्स में रहते हैं उनके जनरली आपको शॉर्टर ईयर्स देखने को मिलेंगे, एंड लिम्स जो है वो मिनिमाइज कर देते हैं फिर हीट लॉस को, और इसी को एलेंस रूल कहते हैं। क्यों एलिफेंट के एनॉर्मस इतने बड़े बड़े ईयर होते हैं? बिकॉज जो एलिफेंट है डोंट स्वेट। ठीक, और वो अपने फ्लैपिंग ईयर्स को यूज़ करता है हीट को लूज़ करने के लिए, और जिससे कि उसकी पूरी बॉडी ठंडी रह सके। मतलब उसको पसीना तो आता नहीं है, बॉडी ठंडी करने के लिए कुछ तो चाहिए ही। एक हाइपर थर्मोफाइल एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अराइव हुआ थ्राइव्स इन एक्सट्रीमली हॉट एनवायरनमेंट, यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस में। तो आर्कियोबैक्टीरिया फ्लरिश हो जाता है हॉट स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल बेंड्स में। ओके, आर्कियोबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया जो कि एंशियंट बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया जो कि ट्रू बैक्टीरिया है, एंड साइनोबैक्टीरिया जो कि ब्लू ग्रीन एल्गे है, वो बिलोंग करता है किंगडम मोनेरा को, जो कि कंटेन करता है लीस्ट ऑर्गेनिज्म एंड यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल जो कि इज नॉट जो कि स्टोर्ड नहीं है विद इन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी अर्थ पे हैं। जो मेन डिफरेंस है बिटवीन आर्किया बैक्टीरिया एंड अदर ग्रुप्स में मोनेरा के, वो ये है कि जो आर्किया बैक्टीरिया है वो सर्वाइव हो जाता है एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में भी, और जो स्पेशल प्रोटीन है वो हेल्प करता है इन ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने में एक प्रोटेक्टिव लिपिड लिंक्ड सेल्युलर मेम्ब्रेन, और ये एक की है एक एक्सट्रीमली हाईली सोल्ट एरियाज में रहने की। ठीक, जिसको हेलोफाइल्स बोल देते हैं, और जो नॉट स्प्रिंग्स एंड एसिडिक हैबिटेट्स को उसको थर्मो एसिडोफाइल्स बोल देते हैं। हॉट स्प्रिंग्स एंड एसिड हैबिटेट्स को थर्मो एसिडोफाइल्स बोल देते हैं, और सोल्टी एरियाज में रहने वाले को हेलोफाइल्स। साइकोलॉजिकली हमें ज़रूरत है कि हम ब्रीथ करें फास्टर जब हम हाई माउंटेन्स में उड़ते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद हमारी जो बॉडी है वो एडजस्ट हो जाती है हाई माउंटेन में कंडीशन के अकॉर्डिंग, और स्मॉल चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे आपके ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी ओवर शॉर्ट पीरियड
और टू ओवरकम माइनर प्रॉब्लम्स जो कि आती हैं चेंज होने की वजह से सराउंडिंग्स में, इसको एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं। और जो बॉडी है जो कंपेंसेट करती है लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए, इंक्रीज करके रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन और डिक्रीज कर देती है बाइंडिंग कैपेसिटी होमोग्लोबिन की, एंड इंक्रीज कर देती है ब्रीथिंग रेट। बिहेवियरल अगर आप देखें तो डेजर्ट लिजार्ड जो है वो उसके अंदर में साइकोलॉजिकल एबिलिटी जो होती है मैमल्स में वो उसमें इतनी नहीं होती है, और वो सन में आ जाती हैं एंड एब्जॉर्व करते हैं हीट को, और जब उनका बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है तो वो शेड में चली जाती हैं, जिस टाइम पे एम्बिएंट टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। कुछ स्पेसीज जो हैं वो सॉइल के अंदर में चली जाती हैं अपने आप को छुपाने के लिए, ठीक, जो ये ग्राउंड के ऊपर हीट रहती है उससे। वेरिएशन अगर आप देखते हैं तो वेरिएशन इंड्यूस्ड करा जाता है चेंजेस जेनेटिक मेकअप, क्यों, क्योंकि एडिशन और डिलीशन की वजह से स्पेसिफिक जीन्स की म्यूटेशन जो है वो चेंज हो जाते हैं क्लाइमेट जोग्राफिकल बैरियर में, और इंड्यूस्ड करते हैं वेरिएशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जो डिफरेंस है कलर ऑफ स्किन, टाइप ऑफ हेयर, कर्ली और स्ट्रेट आई कलर, ब्लड टाइप में अमंग डिफरेंट एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन विद इन द ह्यूमन स्पीसीज। अडेप्टिव रेडिएशन यानी कि जो अडेप्टिव रेडिएशन वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो डाइवर्सिफाई है फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्पीसीज काफ़ी सारे फॉर्म्स में, जिस टाइम पे एनवायरनमेंट क्रिएट व्हेन द एनवायरनमेंट क्रिएट न्यू चैलेंजेस और ओपन न्यू एनवायरमेंटल निशेस। स्पेशिएशन, स्पेशिएशन एक प्रोसेस है जिसमें जो स्पीसीज है वो फॉर्म्ड होती है, एंड एवोल्यूशन एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो स्पेशिएशन है वो लेकर आया जाता है। जो स्पीसीज है वो कंप्राइज करती हैं काफ़ी सारी पॉपुलेशन, एंड डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो रिमेन आइसोलेटेड रहती है ड्यू टू ज्योग्राफिक बैरियर्स, जैसे कि माउंटेन, ओशियन, रिवर्स एक्सेट्रा। और ओवर अ पीरियड जो ये ज्योग्राफिक आइसोलेशन है उसकी वजह से स्पेशिएशन होता है। और जो एलोपैट्रिक स्पेशिएशन या ज्योग्राफिक स्पेशिएशन बोलते हैं इसी चीज़ को। और एक्सटेंडेड पीरियड के बाद जो सब पॉपुलेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है, जिसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, एंड आइसोलेट हो जाती है रिप्रोडक्टिवली, एंड दे नो लॉन्गर इंटरप्रेट। जिस टाइम पे बैरियर्स रिमूव्ड हो जाते हैं तो जो सब पॉपुलेशन होती है वो अनेबल हो जाती है इंटरप्रेट करने के लिए, और सब्सिक्वेंटली जो सब पॉपुलेशन होती है वो डिफरेंट स्पीसीज बन जाती है। सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन यानी कि कोई भी फिजिकल बैरियर जो है वो प्रिवेंट करता है सेम स्पीसीज की पॉपुलेशन को मेटिंग से। हाउएवर न्यू स्पीसीज जो है परहैप्स और बेस्ड होती है डिफरेंट फूड सोर्सेज पर, कैरेक्टरिस्टिक्स पे, और डेवलप करती है अपने आप को स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, यानी कि कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं किसी सेम स्पीसीज को पॉपुलेशन को मेटिंग करने से रोक सकता है। ऑब्वियसली बात है, फिर कैसे आगे ग्रोथ होगी। म्यूटेशन एक चेंज है जेनेटिक मटेरियल में जिसकी वजह से एरर आपको देखने को मिल जाते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में भी, और जो न्यू जीन्स है वो राइज होती है फिर पॉपुलेशन में। फर्दर जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन है जैसे मियोसिस, फर्टिलाइजेशन, वो प्रोड्यूस करते हैं न्यू कॉम्बिनेशन जीन्स का हर एक जनरेशन के लिए, जिसको रिकॉम्बिनेशन बोला जाता है। और इस वजह से जो मेंबर्स हैं सेम स्पीसीज़ के वो वेरिएशन शो करते हैं एंड आइडेंटिकल नहीं होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन एक मैकेनिज्म है जो कि प्रपोज करा गया था डार्विन एंड वोलेस के द्वारा। ये प्रोसेस है जिसके थ्रू जो स्पीसीज़ हैं वो अडॉप्ट करती हैं एनवायरनमेंट को, एंड ये इवोल्यूशनरी फोर्स है जो कि सिलेक्ट करता है अमंग वेरिएशन, डेट इज़ जीन्स जो कि हेल्प करती है ऑर्गेनिज्म को टू बेटर अडेप्ट टू इट्स एनवायरनमेंट। ठीक, और ये जो इस तरीके के जीन्स है वो प्रोड्यूस होते हैं मोर इन पॉपुलेशन ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। और जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं जो कि सिचुएटेड होती हैं इमीडिएट एनवायरनमेंट हैव अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइविंग, रीचिंग रिप्रोडक्टिव एज एंड पासिंग ऑन सुइटेबल एडेप्टेशन टू देयर प्रोगेनी। इवोल्यूशन और एक्सटेंशन, ठीक है, ये लास्ट है आई थिंक। एवोल्यूशन एक चेंज है एक तरीके से जिसकी वजह से न्यू स्पीसीज़ का राइज होता है, और ये क्या करती है ऑर्गेनिज्म को बेटर सूटेबल बनाती है प्रेजेंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक, मतलब एक तरीके से ये ऑर्गेनिज्म को बेटर सूटेबल बनाती है। ठीक है,
और जो इवोल्यूशन है वो इन्वॉल्व करता है प्रोसेस, नेचुरल सिलेक्शन, रेपटेशन, वेरिएशन। और जो चार्ल्स डार्विन है, एल्फ्रेड वॉलेस है, उनने प्रोपांड करा था एक वैलिड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन 1859 में। इस थ्योरी को एक्सटेंड करा गया इन लाइट ऑफ प्रोग्रेस जेनेटिक्स में एंड इसी चीज़ को न्यू डार्विनिज्म बोला जाता है। एक्सटेंशन यानी कि वो जो प्राइमरी रीजन है एक्सटेंशंस का, एनवायरमेंटल चेंज और बायोलॉजिकल कंपटीशन। एक्सटेंशन ऑकर होता है जिस टाइम पे जो स्पेसीज हैं वो कैन नॉट इवॉल्व फास्ट इनफ टू कोप विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक, मतलब जो कुछ स्पीसीज है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडोप्ट नहीं कर पाती हैं, चेंज नहीं कर पाती हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं, फिर उनका एक्सटेंशन हो जाता है। करंटली 6th मास एक्सटेंशन देखने को मिला, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन, जिसको ह्यूमन इंड्यूस्ड बोलते हैं। ठीक, इनमें से कौन सा सही है ये आपको मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 2 और 3 यानी कि दूसरा एंड तीसरा सही है। बाकी जो प्रेजेंस स्पेसिफिक फीचर की ऑन सर्टेन हैबिटेट विच इनेबल्स अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इट्स इन सराउंडिंग इज कॉल्ड इवोल्यूशन। और the surrounding where an organism is called habitats, small changes that take place in the body of a single organism over short period to overcome small problem due to change in the surrounding is called acclimatization. Gradual changes in an organism to survive in an environment is called adaptation. ये तो सारी डेफिनेशन अभी पढ़ी है, तो दूसरा एंड तीसरा वाला सही है, बाकी दूसरे दो गलत हैं। ठीक है, तो ये जस्ट अभी पढ़ा है तो ये आपको पता होना चाहिए। इनकरेक्ट पेयर देखना है, करेक्टरिस्टिक फीचर और वेजिटेशन कहाँ पे कौन सी है, तो इसका मैं सीधा बता देता हूँ। आंसर भी इसका C 1, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3। ठीक, यानी कि जो स्लोपिंग ब्रांचेस एंड नीडल लाइक लीव्स कहाँ पे, डेजर्ट वेजिटेशन में, डीप रूट्स टाइगा वेजिटेशन में, वैक्सी थिक लीव्स और नो लीव्स कहाँ, टुंड्रा वेजिटेशन में। ठीक, कैनोपी जो है वो एक करेक्टरिस्टिक फीचर है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का, रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट वगैरह का। ओके, तो चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 2018 का, इसको आप सॉल्व करिएगा। वीडियो पोस्ट कर देता हूँ। 6th मास एक्सटेंशन से रिलेटेड है, जो कि मेंशन रहता है न्यूज़ में। तो ये एक्सटेंशन जो हुआ है उससे रिलेटेड है, तो इसको पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। पहले इसको पोस्ट कर लीजिएगा और क्वेश्चन लगा दीजिएगा, फिर ये आंसर देख लीजिएगा। ठीक, ये जस्ट एकदम उसी पे बेस्ड है, बट चलो मैं इसमें क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ कि जो एक्सटेंशन इवेंट है जो अभी तक कितने हुए हैं। ऑर्डोविशियन सिल्यूरिन एक्सटेंशन जो कि 440 मिलियन साल पहले हुआ था। स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेथ हो गई थी। डेवोनियन एक्सटेंशन जो कि 365 मिलियन ईयर अगो हुआ था। काफ़ी ट्रॉपिकल मैरीन स्पेसीज जो थी वो एक्सटेंट हो गई थी। परमियन जो कि ट्रायसिक एक्सटेंशन जो कि 250 मिलियन ईयर अगो हुआ। तो जो लार्जेस्ट मास एक्सटेंशन इवेंट था ये अर्थ की हिस्ट्री में, जिसने अफेक्ट करा काफ़ी स्पेसीज को और काफ़ी वर्टिब्रेट्स को। ट्रायसिक जुरासिक एक्सटेंशन 210 मिलियन ईयर अगो हुआ, और जो एक्सटेंशन था अदर वर्टिब्रेट स्पेसीज का लैंड पे, उसने अलाउ करा डायनासोर्स का फ्लरिश। क्रिटेशियस टर्शियरी एक्सटेंशन 65 मिलियन ईयर अगो हुआ, इसने वाइप आउट करा सारे डायनासोर्स को एंड सम 50% ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को। 6th मास एक्सटेंशन जो कि एंथ्रोपोसीन हेलोसीन एक्सटेंशन आपको देखने को मिल जाएगा, और ये रिजल्ट है ह्यूमन एक्टिविटी का। और जो ऑनगोइंग एंथ्रोपोसीन एक्सटेंशन ही आपको देखने को मिलेगा। एक प्रपोज जियोलॉजिकल इपोक है, जो कि डेट अगर आप देखेंगे तो कमेंसमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अर्थ जियोलॉजी एंड इकोसिस्टम इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।